नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टॉपिक लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। अभी रिसेंटली एसी थ्योरी का चैप्टर कंप्लीट हुआ है, लाइव क्लास भी हमने उसकी लगाई थी। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टॉपिक उसी एसी थ्योरी के टॉपिक पर डिपेंडेड है। रिसेंटली क्लियर हुआ है, तो आप देख लीजिए आपकी कितनी तैयारी हुई है। सभी प्रश्नों को लास्ट तक ज़रूर देखें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने प्रश्न आपको इसमें से आ रहे थे, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि किसी साइन वेव एसी में तात्कालिक मान होता है। यानी एक साइन वेव एसी जो होती है उसमें तात्कालिक मान, यानी जिसको हम इंस्टॉलेशंस वैल्यू कहते हैं, तत्क्षणिक मान भी कहते हैं, उसकी वैल्यू किस प्रकार की होती है। सदैव स्थिर होता है, कभी कभी स्थिर होता है, सदैव परिवर्तित होता है और कभी कभी परिवर्तित रहता है। देखिए, साइन वेव एसी वो होती है जिसकी मान सदैव बदलती रहती है, प्रत्येक क्षण बदलती रहती है और मान के साथ साथ वो दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। तो साइन वेव एसी का तात्कालिक मान का मतलब होता है कि किसी भी क्षण उसका मान, और हम देखते हैं कि किसी भी क्षण उसकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कि सदैव परिवर्तित होता रहता है, मान हमेशा चेंज होता रहता है ना। किसी क्षण अलग था तो अगले क्षण उसका मान कुछ और होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर साइन वेव की बात करें तो आप सबने देखा होगा साइन वेव यू इस तरह से बनती है, और आप देखिए कि प्रत्येक क्षण देखो उसका मान बदलता गया और शिखर मान तक गया। अब अगले क्षण देखो घटने लग गया, तो परिवर्तनशील तो हुआ ना, एक बार बढ़ता हुआ था दूसरी बार घटता हुआ था, तो ये वेरिएशन ही कहलाता है। अगला प्रश्न है कि साइन वेव एसी में आयाम क्या होता है। देखिए, एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, है ना। तो इस प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, मैं चारों मान की ही आपको परिभाषा बता देता हूँ, है ना। देखिए, वैसे सबसे पहले आयाम की अगर बात करें तो एम्पलीट्यूड वह होता है जो किसी भी दिशा में मैक्सिमम मान होता है, यानी जो उच्चतम मान होता है उस उच्चतम मान का जो माध्यमान निकालते हैं, यानी उच्चतम मान के बीच का जो मान अपन निकालते हैं वो तो कहलाता है आयाम। यानी इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा डी, कि उच्चतम मान का माध्यमान, यानी जो मैक्सिमम मान होता है उनका बीच का मान हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है आयाम। इस प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डी उत्तर हो गया इसका। लेकिन देखो, जो बी फॉर बॉम्बे वाला ऑप्शन दे रखा है वो क्या है कि दोनों दिशाओं में उच्चतम मान, तो भाई ये कहलाता है पीक टू पीक वैल्यू, शिखर से शिखर मान इसको बोलते हैं। दोनों दिशाओं का उच्चतम मान, मतलब एक दिशा में उच्चतम से लेकर दूसरी दिशा में उच्चतम तक जाना शिखर से शिखर मान कहलाता है। यानी ये आपका तब हो जाता जब पीक टू पीक, शिखर से शिखर मान की परिभाषा पूछी होती। अब देखो ए और सी ऑप्शन क्या करें, तो ए ऑप्शन ये है कि किसी भी दिशा में उच्चतम मान, यानी किसी भी डायरेक्शन में मैक्सिमम मान, तो इसको अपन मैक्सिमम मान भी कहते हैं और शिखर मान भी कहते हैं, यानी पीक वैल्यू इसको कहा जाता है। किसी एक दिशा में जो होता है वो पीक वैल्यू, दोनों दिशाओं में जो मैक्सिमम होता है उसको पीक टू पीक कहते हैं। सी ऑप्शन है तात्कालिक मानों का मध्यमान, तो ये कहलाता है औसत मान, एवरेज वैल्यू इसको कहते हैं। यानी जो तात्कालिक मान होते हैं उनकी मीन वैल्यू निकालना, मध्यमान निकालना, एवरेज निकालना औसत कहलाता है। तो ए हो गया शिखर मान का, बी हो गया शिखर से शिखर मान का, सी है औसत मान का और डी है शिखर में इसका तात्कालिक आयाम का। ठीक है, तो चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि एक 4 पोल का अल्टरनेटर 1200 आरपीएम पर घूर्णन कर रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी का समय अंतराल कितना होगा। देखिए, एक नहीं प्रश्न आपके 2 कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले आपको टाइम है, और टाइम के लिए देखो सूत्र होता है टाइम बराबर 1/फ्रीक्वेंसी। यानी प्रश्न ये है कि आपको टाइम कैलकुलेट करना है और टाइम ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/फ्रीक्वेंसी। अब समस्या ये है कि इस प्रश्न में हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। और देखिए, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र होता है Pn/120, यानी पोल इंटू घूर्णन गति बटे 120, पोल इंटू घूर्णन गति बटे 120। देखो, पोल दे रखे हैं 4, घूर्णन गति दे रखी है 1200 आरपीएम, और 120 का अगर भाग देंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी 40 हर्ट्ज। भाई कितनी आई? फ्रीक्वेंसी आई 40 हर्ट्ज। तो एक प्रश्न तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इस 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को रखते हुए हमें क्या करना है, समय अंतराल टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम बराबर 1/फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 1/40 आई, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये उत्तर आएगा अपना 0.025 सेकेंड।
कि भाई करके देखना कैलकुलेशन आप सभी दोबारा ज़रूर। तो कितना इसका उत्तर आया? 0.025 सेकंड। अब समस्या ये है कि ऑप्शन जितने भी दे रखे हैं वो सारे मिली सेकंड में हैं, तो इस 0.25 सेकंड को आपको मिली सेकंड में भी कन्वर्ट करना होगा और उत्तर हो जाएगा 25 मिली सेकंड। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो अपना ए हो जाएगा 25 मिली सेकंड, क्योंकि बाकी 20 मिली सेकंड का है, 40 मिली सेकंड और 50 मिली सेकंड का ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन क्या करेंगे? ए। ध्यान से सुन लेना। करना क्या है? टाइम ज्ञात करना है। उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। टाइम बराबर 1 बटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। इसके लिए सूत्र लगाया PN बटे 120। तो पहले फ्रीक्वेंसी ज्ञात हो जाएगी, फिर टाइम कैलकुलेट करेंगे और वो जो टाइम आया उसको मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है। यानी एक तरह से 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए आपके इसी एक प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस फ्रीक्वेंसी का समय अंतराल न्यूनतम होगा? टाइम मिनिमम पूछा भाई। फ्रीक्वेंसी और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उस फ्रीक्वेंसी का टाइम मिनिमम होगा जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। अगर फ्रीक्वेंसी का टाइम मैक्सिमम पूछा होता तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम कर देते। यानी फ्रीक्वेंसी और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अपन से इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि समय अंतराल न्यूनतम किसका होगा? न्यूनतम यानी मिनिमम टाइम पूछा है। मिनिमम के लिए आप ये देखो कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसी का टाइम मिनिमम होगा। देखो इस ए ऑप्शन में दे रखा है 1 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज जो होता है 10 की पावर 9 होती है। इस ऑप्शन में दे रखा है मेगा हर्ट्ज। तो देखिए मेगा हर्ट्ज की बजाय गीगा हर्ट्ज बड़ा होता है। अगर माइक्रो और मिली में बात करें तो माइक्रो होता है 10 की घात -6 और मिली होता है 10 की घात -3। यानी कि अपने कंपेरेटिवली यहाँ सबसे बड़ा कौन है? गीगा हर्ट्ज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गीगा हर्ट्ज। हाँ, अगर इसी प्रश्न में अपन से ये पूछा जाता कि किसका टाइम मैक्सिमम होगा, अगर टाइम मैक्सिमम की बात करते हैं फिर उत्तर आता सी माइक्रो हर्ट्ज। फिर क्या कर देते? माइक्रो हर्ट्ज कर देते, क्योंकि इसका टाइम सबसे अधिक है। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर मिनिमम पूछा है तो मैक्सिमम वाला उत्तर कर दो, बिना देखे उत्तर सही अपना होने के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करंट और वोल्टेज के बीच जब फेज अंतर बढ़ता है तो क्या होता है? देखिए फेज अंतर बढ़ता है तो ऑप्शन क्या दिया है पहले तो वो देख लीजिए। वाट फुल घटक बढ़ता है और वाटलेस घटता है। वाटफुल घटक घटता है और वाटलेस घटक बढ़ता है। दोनों घटक बढ़ते हैं, दोनों घटक घटते हैं। देखिए एक चीज़ तो ध्यान रखना कि वाटफुल और वाटलेस एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए दोनों में एक जैसा परिवर्तन तो नहीं होगा। यानी ना तो दोनों घटते हैं ना दोनों बढ़ते हैं। सी और डी ऑप्शन तो नहीं होगा। श्योर हो गया। अब ऑप्शन या तो ए होगा या बी। अब देखिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि जो वाटफुल घटक है वो होता कौन सा है और वाटलेस घटक है वो कौन सा होता है। देखिए वाटफुल घटक वो होता है जिसको हम उपयोगी शक्ति भी कहते हैं। आप सभी समझ में आ गया होगा। वो उस घटक जो सर्किट में काम करते हैं, वो सर्किट जो उपयोगी सर्किट होता है, घटक होता है। और उपयोगी घटक को अपन वास्तविक शक्ति या एक्टिव पावर भी कहते हैं। और वास्तविक शक्ति या एक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र होता है VI cos phi। अब अगर वाटलेस की बात करें तो वो होता है जो सर्किट काम में नहीं आया, जिसको अपन प्रतिघाती शक्ति के नाम से भी जानते हैं। और प्रतिघाती शक्ति का सूत्र होता है VI sin phi। अब देखिए थीटा जो होता है वो तो दोनों का एक ही है। यानी करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज अंतर होता है, यहाँ पर मान तो उन्हीं का निकलता है। अब सपोज करो करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर 90 डिग्री अगर होता है तो हम कोस में 90 डिग्री का मान देखेंगे और साइन में भी कितने का देखेंगे? 90 डिग्री का। यानी थीटा दोनों के लिए वही रहता है, बस वैल्यू अलग अलग देखते हैं। और ये हम जानते हैं कि अगर अंतर बढ़ता है तो साइन थीटा का मान बढ़ता है जबकि कोस का मान घटता है। और कोस जो है वो कौन सा है? वाटफुल घटक है। यानी अगर फेज अंतर बढ़ता है तो कोस फाई का मान घटता है, तो वाटफुल घटक ऑटोमेटिक ही घट जाएगा। फेज अंतर बढ़ता है तो साइन थीटा का मान बढ़ता है, यानी वाटलेस घटक ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर अपने होगा बी कि वाटफुल घटक घटता है और वाटलेस घटक बढ़ता है। क्योंकि ध्यान रखो साइन थीटा का मान बढ़ता है और कोस थीटा का मान घटता है, और कोस वाला जो होता है वो वाटफुल होता है, इसलिए वाटफुल घट जाएगा। और साइन वाला वाटलेस होता है तो वाटलेस बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एक 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC परिपथ में भार धारा का मान 0.5 एम्पियर है। यदि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज अंतर 0 डिग्री हो तो परिपथ की वास्तविक शक्ति का मान कितना होगा? देखिए ये फेज अंतर सिर्फ और सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है और इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि फेज अंतर 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि पावर फैक्टर इकाई हो गया ऐसे परिपथ में। ऐसे परिपथों का पावर फैक्टर यूनिटी हो गया।
पावर फैक्टर यूनिटी होता है जैसे डीसी सर्किट में, जैसे हाई रेजिस्टिव सर्किट में। तो इन प्रश्नों में फिर वास्तविक शक्ति जो वाट में अपन उत्तर कैलकुलेट करते हैं वो ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है वी आई कोस फाई। अब कोस फाई आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फेज अंतर जीरो है और फेज अंतर जीरो होता है तो कोस फाई का मान कितना होगा, इकाई। इसलिए इस कोस फाई को ना लिखे तो भी वी इंटू आई से भी अपन आंसर कर सकते थे। वोल्टेज का मान 240 वोल्ट दिया है और धारा का मान 0.5 दिया है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 120 वाट। सी उत्तर सही होगा, 120 वाट हो जाएगा। प्रश्न को आप हल करके जरूर देखिएगा। यानी फेज अंतर जीरो है तो उसका मान निकाल भी लो, एक आएगा पावर फैक्टर, और अगर प्रश्न में रख भी दे वी इंटू आई इंटू एक तो उत्तर उतना ही आता है वी इंटू आई का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, यदि फेज अंतर 90 डिग्री होता तो फिर वास्तविक शक्ति का मान हम करते तो ध्यान रखना जीरो होता। यदि इसी प्रश्न में आपको सारी वैल्यू दे दी लेकिन फेज अंतर 90 डिग्री बता देता तो फेज अंतर 90 डिग्री का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है, मान 0 होता है, और उसका उत्तर फिर अपन ए करते क्योंकि वास्तविक शक्ति 0 हो जाती है। देखिए अगला 7वां प्रश्न है कि जब दो राशियां विपरीत फेज में हो, ध्यान रखना इंग्लिश में इनको एंटी फेज कहते हैं, यानी जब दो राशियां एंटी फेज हो तो उनके बीच में फेज अंतर कितना होगा। भाई एंटी फेज राशियां होती है तो उनके बीच में फेज अंतर 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री जो वैल्यू होती है वो पाई की होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन ए कर देंगे। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। विपरीत फेज को इंग्लिश में एंटी फेज कहते हैं। एंटी फेज राशियां जो होती है उनमें 180 डिग्री का फेज अंतर होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पाई। ध्यान रखना अगर ये कह देता कि दो राशियां समकोणिक है यानी किसी एक दूसरे को 90 डिग्री पर लैगिंग या लीडिंग कर रही है तो इनका उत्तर फिर पाई बाई 2 कर देते हैं क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। अगर दो राशियां इन फेज है, मान लीजिए इस तरह का प्रश्न दे देता कि दो राशियां इन फेज है तो हम सब जानते हैं उनके बीच में फेज अंतर 0 होता है, तो फिर उत्तर कर देते सी, यानी पाई माइनस पाई, यानी 180 में से 180 घटा दिया तो 0 उत्तर वैसे ही रह गया। राशियों का आपको ध्यान रखना है, इन फेज राशियां होती है 0 डिग्री फेज अंतर है, समकोणिक राशियां होती है क्वाड्रेचर राशियां उनमें 90 डिग्री फेज अंतर होता है, और एंटी फेज जो होती है उनमें 180 डिग्री का फेज अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म फैक्टर किनका अनुपात होता है। फॉर्म फैक्टर अनुपात होता है तो फॉर्म फैक्टर बहुत आसान क्वेश्चन है, आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। किसका, आरएमएस मान और औसत मान का। अब आरएमएस मान को ध्यान रखना है प्रभावी मान भी कहते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर अपन कर देंगे बी कि प्रभावी मान और औसत मान का अनुपात जो होता है वो फॉर्म फैक्टर कहलाता है ना। फॉर्म फैक्टर का मान अलग अलग होता है प्रत्येक वेव के लिए, प्रभावी मान और औसत मान का अनुपात होगा, प्रश्न का उत्तर भी कर देंगे। अगर शिखर मान और आरएमएस मान होता तो ये पीक फैक्टर की वैल्यू होती है, यानी पीक फैक्टर का मान अगर पूछ लेते तो फिर अपन सी उत्तर कर देते। अगला प्रश्न है कि किस वेव में आरएमएस मान और औसत मान बराबर होते हैं। देखिए आरएमएस मान और औसत मान बराबर होगा तो ये अगर वेव की बात करें तो साइन वेव में तो होता नहीं है, क्योंकि साइन वेव में आरएमएस मान 0.707 होता है और औसत मान 0.637 होता है। अगर बात करें त्रिभुजाकार वेव की तो त्रिभुजाकार में आरएमएस मान 0.577 होता है और औसत मान 0.5 होता है। लेकिन जो वर्गाकार वेव है ना, इसका फॉर्म फैक्टर इकाई आता है, और इसका कारण यही होता है कि इसमें आरएमएस मान और औसत मान बराबर होते हैं। तो वो वेव कौन सी होगी, वर्गाकार वेव। बाकी साइन वेव और त्रिभुजाकार वेव में आरएमएस मान अधिक और औसत मान हमेशा कम होता है। तो इस प्रश्न 9 का उत्तर कर देंगे अपन सी कि वर्गाकार वेव होगी जहां आरएमएस मान और औसत मान क्या होते हैं, बराबर, और इसी कारण से इसका फॉर्म फैक्टर का मान कितना आता है, इकाई, क्योंकि फॉर्म फैक्टर आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है। अगला प्रश्न है कि जब V और I यानी करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर 90 डिग्री हो तब क्या होगा। देखिए जब फेज अंतर 90 डिग्री हो तो अपन बात कर चुके हैं कोस थीटा का मान 0 होगा और साइन थीटा का मान इकाई होगा। अब अगर बात करें अपन शक्तियों के लिए तो आभासी शक्ति में तो थीटा का कोई मतलब नहीं है, V इंटू आई होता है, ठीक है। कोस फाई जो वास्तविक शक्ति होती है इसमें V इंटू आई इंटू कोस फाई होता है, यानी वास्तविक शक्ति का मान 0 हो जाता है। तो फिर जो V इंटू आई आभासी शक्ति हमने ली थी वो कहाँ चली गई होगी, तो जो प्रतिघाती शक्ति होती है वो V इंटू आई इंटू साइन थीटा होता है। और देखिए साइन थीटा 90 डिग्री है तो इसका मान आया 1, यानी वो V इंटू आई जो है वो V इंटू आई के इक्वल ही हो गया। यानी इस समय वास्तविक शक्ति का मान 0 होता है, जब भी परिपथ में फेज अंतर 90 डिग्री हो तो पावर फैक्टर का मान 0 होता है, इसलिए वास्तविक शक्ति का मान भी 0 होगा। लेकिन प्रतिघाती शक्ति का मान उस समय आभासी शक्ति के मान के बराबर होता है, जैसे शुद्ध इंडक्टिव सर्किट और शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर अपने क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा
बी की जो आभासी शक्ति है वो प्रतिघाती शक्ति के बराबर हो जाती है, यानी ये वाला ऑप्शन अपन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिघाती शक्ति जो होती है v इंटू साइन फाई होता है और साइन फाई का मान 1 होता है ना। तो ये इसका अपना उत्तर दोनों का बराबर हो जाएगा, क्योंकि आभासी शक्ति v इंटू आई था और प्रतिघाती शक्ति v इंटू आई इंटू साइन फाई था, और साइन फाई का मान अपने ऑलरेडी कितना है, इकाई, तो उत्तर दोनों का बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण v मैक्सिमम बराबर 100√2 साइन 50 पाई टी है। तो इसको देखते हुए प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक उत्तर दीजिए। यानी हमें वोल्टेज की एक समीकरण दी गई है और इस समीकरण के अकॉर्डिंग अपन से मान पूछे गए हैं कि 11 से लेकर प्रश्न तक 15 तक आप उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 पूछा गया, वोल्टेज का आरएमएस मान बताइए कितना होगा। देखिए, आरएमएस मान अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि जो पीक वैल्यू हमें दी गई थी 100 इंटू √2, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है आरएमएस मान यानी 0.707 से। अगर ऐसा नहीं करें तो एक ऑप्शन और भी होता है कि जो पीक वैल्यू हमें दी गई थी उसमें पीक फैक्टर का भाग दे दो, तब भी उत्तर आ जाता है। तो इस प्रश्न का अपने उत्तर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा और उत्तर कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया। वैसे भी ध्यान रखना है, अगर 100√2 को हल करें तो ये मान 141.4 वोल्ट होता है। अब शिखर मान से आरएमएस मान कम ही होता है ना। तो अगर देखा जाए तो कम का ऑप्शन इसमें एक ही दिया हुआ था, क्योंकि ये 200 वोल्ट है, ये 141.4 है, ये 282 पॉइंट है। तो आरएमएस मान जो होगा वो शिखर मान से कम होगा। अब शिखर मान के अकॉर्डिंग अगर देखते तो फिर वैल्यू कितनी होती, ये उत्तर हो जाता 100 वोल्ट। नेक्स्ट है कि औसत मान कितना होगा। देखिए, औसत मान ज्ञात करना है तो इसके लिए तरीका फिर क्या रहेगा कि जो शिखर मान था 141.4 मान लो, या 100√2 लिख सकते थे, उसको 0.637 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 141.4 वोल्ट को 0.637 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग उत्तर आएगा 90 वोल्ट। ये आपको करके देखने सारे पर्सन घर पे कैलकुलेशन आप इनकी दोबारा चेक कर लीजिएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा C 90 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन पूछ रहा है कि साइन वेव की फ्रिक्वेंसी कितनी है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा बताते हैं आपको। इस साइन के पास जो ये वैल्यू लिखी हुई होती है, ये वोल्टेज का हमेशा मैक्सिमम मान होता है, और इस टी के पास में, इस टी के पास में ये जितनी भी वैल्यू लिखी हुई होती है ये हमेशा कोणीय फ्रिक्वेंसी को दर्शाती है। कोणीय फ्रिक्वेंसी का जो प्रतीक होता है, कोणीय फ्रिक्वेंसी का, उसको हम ओमेगा देश से दर्शाते हैं, और ये डब्ल्यू जैसा इसका साइन होता है, और इसका मान 2πf के बराबर होता है। यानी कोणीय फ्रिक्वेंसी बराबर 2πf होता है। अब इस प्रश्न में देखो, हमें जो 2πf यानी कोणीय फ्रिक्वेंसी का मान दिया गया वो कितना है, 100 पाई। देखिए, अगर फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, 2π को इसके भाग में डिवाइड कर देंगे, भेज देंगे। यानी कैलकुलेशन करने के लिए क्या हो जाएगा कि अगर फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी है तो कोणीय फ्रिक्वेंसी बटा क्या हो जाएगा, 2π कर देंगे। देखिए, कोणीय फ्रिक्वेंसी का मान समीकरण के अनुसार 50 पाई है, और इसमें 2π का अपन भाग दे देंगे तो उत्तर आएगा 25 हर्ट्ज। यानी इस प्रश्न के अनुसार फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 25 हर्ट्ज। तो हम 13वें प्रश्न का उत्तर क्या कर देंगे, डी हो जाएगा 25 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। अब अगला प्रश्न ये है कि फ्रिक्वेंसी का समयांतराल कितना होगा। देखिए, टाइम पर पूछा है तो टाइम जो होता है वो फ्रिक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी टाइम बराबर 1 बटा फ्रिक्वेंसी करेंगे। अभी फ्रिक्वेंसी कितनी आई हमने कैलकुलेट कर ही लिया, फ्रिक्वेंसी 25 आई। 1/25 को जब हल करेंगे तो उत्तर आएगा 0.04 सेकंड। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ऑप्शन सारे मिली सेकंड में दिए हुए थे, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे जब मिली सेकंड में तो ये 40 मिली सेकंड हो जाएगा, क्योंकि मिली लगाते समय क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं उस उत्तर को। तो 0.04 था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर 40 मिली सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव का फॉर्म फैक्टर कितना है। देखिए, आपको ध्यान करना होगा कि वेव किस प्रकार की है, और वेव में देखो स्पष्ट ही लिख रखा है साइन, तो ये साइन वेव होगी, और साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो फिक्स होता है, 1.11 होता है। कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सुनिए जरा ध्यान से, इस प्रश्न का तो उत्तर कर देंगे बी 1.11, क्योंकि साइन वेव का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि त्रिभुजाकार वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है तो उसका 1.11 होता है, और वर्गाकार का पूछा जाए तो उसका इकाई होता है, यानी सी उत्तर कर देते। अगर त्रिभुजाकार के लिए पूछते तो ए हो जाता, वर्गाकार के लिए पूछते तो सी हो जाता, और साइन वेव का 1.11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुजाकार वेव में आरएमएस मान कितना होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुजाकार वेव में आरएमएस मान जो होता है वो शिखर मान का √3 होता है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू अपनी है उसमें √3 का अगर अपन भाग दे दें तो आरएमएस मान आ जाएगा, और इसको आप हल करके देखना 0.577 आएगा, 0.577 आएगा, और इसका उत्तर हो जाएगा ए 16वें प्रश्न का
ए उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भार का पावर फैक्टर निम्नतम होगा, यानी सबसे कम पावर फैक्टर वाला भार कौन सा है। तो देखिए आर्क लैंप जो होता है वो डीसी पर काम में लेते हैं, बहुत अच्छे पावर फैक्टर का होता है। उद्दीप्त लैंप है, इंग्लिश में इसको इनकैंडिसेंट लैंप कहते हैं, इसका दूसरा नाम फिलामेंट लैंप भी आ जाता है, तो इसका पावर फैक्टर भी बेटर होता है। नेक्स्ट है CFL, पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ट्यूबलाइट के जैसा प्रकाश देती है लेकिन वैसा होता कुछ नहीं है, फिलामेंट होता है तो इसका पावर फैक्टर बेटर होता है। लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप जो है ना, इसको दूसरी भाषा में अपन ट्यूबलाइट भी कहते हैं, और इसमें चौक लगती है और चौक इंडक्टिव लोड होता है, और इंडक्टिव लोड के कारण पावर फैक्टर घटता है। यानी आर्क लैंप, उद्दीप्त लैंप और CFL में तुलना करें तो इन सब का पावर फैक्टर तो बेटर होगा, लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप का पावर फैक्टर सबसे कम होगा, तो प्रश्न का उत्तर कर देंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी में कितना विचलन मान्य है। देखिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है, विचलन का मतलब टॉलरेंस होता है, यानी उतार चढ़ाव कितना है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी में 3% का उतार चढ़ाव मान्य है, यानी ±3% हो सकती है। अब जैसे AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी फिक्स है 50 हर्ट्ज, तो इस 50 हर्ट्ज का वो 3% कम या ज़्यादा हो सकती है, मतलब वो 1.5 हर्ट्ज कम या ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि वो मिनिमम 48.5 हर्ट्ज हो सकती है और मैक्सिमम वो 51.5 हर्ट्ज हो सकती है। अगला प्रश्न है कि एक साइन वेव में धारा का RMS मान 14.14 एम्पियर है, तो इसका शिखर से शिखर मान कितना होगा, यानी पीक टू पीक वैल्यू अपन से पूछी गई है, RMS वैल्यू दे दी है ना। प्रश्न थोड़ा सा कट गया, सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा, आप सुन लीजिए। एक साइन वेव AC में धारा का RMS मान 14.14 एम्पियर है, इसका शिखर से शिखर मान कितना होगा। देखिए RMS मान से पहले शिखर मान ज्ञात करूँ, तो शिखर मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, उसको 1.11 को हमें 1.414 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 14.14 को लगभग 1.5 गुना करना था। तो इसको जब आप देखोगे ना तो ये उत्तर आएगा 20 एम्पियर। लेकिन ये 20 एम्पियर तो पीक वैल्यू हुई, शिखर मान ही हुआ, हमसे शिखर से शिखर पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पीक टू पीक जो होती है वो शिखर मान की 2 गुनी होती है, यानी इस 20 को भी हम 2 से गुना कर देंगे और उत्तर हो जाएगा 40 एम्पियर। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ए 40 एम्पियर। कैसे हुआ दोबारा देख लो, पहले RMS मान को 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 2 से गुना करेंगे और उत्तर आ जाएगा पीक टू पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 पोल का जनरेटर 1500 RPS पर घूर्णन कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, RPS दिया है इस बार, है ना, घूर्णन कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखिए जब RPS दे रखा हो तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है PN/2। PN बटा 120 नहीं करते, PN बटा 2 ही करना होता है। अगर घूर्णन गति RPM में हो तो इसमें 60 का भाग और देते तो 120 हो जाता, और कुछ नहीं है ना। तो जब अपन इसको हल करेंगे 4 × 1500/2, तो ये उत्तर आएगा अपना 3000 हर्ट्ज। उत्तर कर देंगे डी कि 3 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC सप्लाई का समय अंतराल कितना होगा। देखिए समय अंतराल आवर्तकाल यानी टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब DC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वैसे भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रीक्वेंसी 0 है DC की, तो आवर्तकाल कितना हो गया, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइन वेव AC के वोल्टेज का औसत मान 100√2 है, इसका RMS मान कितना होगा। यानी RMS मान अपन को ज्ञात करना है, औसत मान दे रखा है। देखिए जब RMS मान ज्ञात करना हो तो सूत्र होता है फॉर्म फैक्टर इंटू औसत मान, और फॉर्म फैक्टर जो होता है वो साइन वेव अपन को, देखिए यहाँ पर स्पष्ट ही दे दिया, तो साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11 होता है, हम जानते हैं। तो RMS मान बराबर क्या हो जाएगा, 1.11 इंटू औसत मान। तो 1.11 इंटू औसत कितना है, 100 इंटू √2 यानी 1.414। इन सब को जब अपन हल करेंगे तो उत्तर आएगा 157 वोल्ट। आप भाई कैलकुलेशन करके इनको जरूर देखना, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना ए। कैसे करना है दोबारा सुन लो, औसत मान इंटू फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है, औसत मान 100 इंटू √2 दे रखा है। जब सबको कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 157 वोल्ट।